हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स। कई सारे टॉपिक्स कर चुके हम लोग। आगे हम लोग चल रहे थे, जो लास्ट टॉपिक किया था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का हम लोगों ने यूनिट निकाला था अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। जैसे ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट था वो था मोल पर लीटर पर सेकेंड, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हम लोग निकाला था वो था पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड था। और सेकेंड ऑर्डर का निकाला था रेट कांस्टेंट का यूनिट लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये हम लोगों ने निकाला था। आगे क्या रखा है, अगला जो चल रहा है दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा और यो रेट कांस्टेंट को यूनिट को पहचान के बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसको हम लोग ये वाला एग्जाम्पल को कर लेते हैं, ठीक है। क्या बताइए, देखिए एग्जाम्पल 4.4 एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन दे रखा, आइडेंटिफाइड द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के हेल्प से ये बताना है कि ये जो रिएक्शन का लिखा हुआ वैल्यू है, रेट कांस्टेंट के हेल्प से बताइए कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ये ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू देख के बताइए। क्या बताए इसको, अगर हम लोग सोल्यूशन लेते हैं तो पहले में रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना, हेयर k इज इक्वल टू 2.3 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो रेट कांस्टेंट है, इसका ये वैल्यू है और इसका ये यूनिट आया है। और ये यूनिट से पता चलता है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर हम लोग लीटर पर मोल पर सेकेंड अगर देखेंगे पीछे से तो पता चलेगा कि ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में के रेट कांस्टेंट जो है, जो वैल्यू दे रखा है, वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। सो हियर, ठीक है ना, लीटर पर मोल पर सेकेंड रिप्रेजेंट the second order of reaction, second order of reaction, ठीक है। कितनी बात में, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ये जो लीटर पर मोल पर सेकेंड है, ये यूनिट होता है, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, और ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन का यूनिट होता है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, ये k इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻4 पर सेकेंड। हेयर द यूनिट ऑफ k, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ k रेट कांस्टेंट इज पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड है। और पर सेकेंड कौन से ऑर्डर का होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का होता है। सो पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितनी बात सुन में। तो ये एक छोटा सा बहुत आसान सा सवाल है। ये यूनिट देख के बताना है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के बताना है कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है ना। और हमारे पास पता फॉर्मूला भी है, अगर किसी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का वैल्यू लिखना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर, ठीक है ना, पर लीटर रेज़ टू द पावर n। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर का होगा, n इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो k का वैल्यू से हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। कितनी बात समझ में आई। ये तो था हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट के हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं, इसे मिटाते हैं। नोट कर लीजिए। आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, या खाली कॉपी बना बना के जमा कर रहे हो?
केमिस्ट्री तो आसान पड़ेगा, कम से कम फिजिक्स का मुकाबले तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। अगला टॉपिक दे रखा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम लोग जानते हैं रिएक्टेंट जो है ना रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है ये, ठीक है। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए? एक रिएक्टेंट है, एक टाइप का रिएक्टेंट है, दो टाइप का रिएक्टेंट है, तीन टाइप का, कितने टाइप के रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये जो रिएक्टेंट है ये एटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आयंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन कितने नंबर ऑफ एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है ना, मॉलिक्यूलरिटी। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी में जितने भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे वो सबको काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये एक हम लोग ने डेफिनेशन लिखा है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस, molecules which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। यानी कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और फिर वो रिएक्शन को बढ़ाएंगे या रिएक्शन होगा। क्योंकि जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है तो बताते हैं कि रिएक्शन होने का अपना एक तरीका है और उसके कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है कि जो पहले से मॉलिक्यूल या एटम होते हैं या पहले से जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, और उस पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहा है वो आके उस बॉन्ड को तोड़े और अपने से एक नया बॉन्ड बनाए। उसको पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए स्पीसीज़ को हीट करने के लिए, एक दूसरे से टकराने के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि जो रिएक्ट करने जा रहा है वो किस डायरेक्शन से उस मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है या अटैक कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो तीन बातें हम लोग बताते हैं कि जब भी कभी हमें किसी ताले को खोलना होगा तो एक पर्टिकुलर चाबी होगा उसका, और चाबी को जब ताले के अंदर डाल के एक प्रॉपर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तभी जाके वो ताला खुलेगा। ऐसा जानते हैं हम लोग। ऐसे ही बोला क्या कि जब भी कभी किसी दो मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है तो उन दोनों मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर डायरेक्शन से आके कोलाइड करना पड़ेगा। एक प्रॉपर उनका इंक्लिनेशन है जिससे वो टकराएंगे, तभी जाके वो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे। जिधर तिधर से आके टकरा के और रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसी को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं, जो मैकेनिज्म में पढ़ते हैं कि इधर से ये आएगा, इधर से वो आएगा। बैल समझ में आया कि एक चाबी से किसी ताले को खोलना है तो एक स्पेसिफिक चाबी होनी चाहिए, एक प्रॉपर अलाइनमेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि दोनों हीट करके रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना सके। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो पुराने बॉन्ड है वो टूटेंगे तभी जाके नए बॉन्ड बनेंगे, और जब नए बॉन्ड बनेंगे तो नए कंपाउंड बनेंगे, नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने बताया कि पुराने रिश्ते टूटते हैं तो नए रिश्ते बनते हैं, ठीक है ना। तो लड़की की शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, ठीक है ना। कुछ रिश्ते टूटते हैं तो कुछ रिश्ते बनते भी हैं।
ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि पहले मॉलिक्यूल था, वो अलग था, वो अलग था, वो अलग था, लेकिन उसकी टेंडेंसी है कि वो रिएक्ट करेगा, वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनके पुराने जो बॉन्ड है वो टूटते हैं, फिर वो नए से सिरे से किधर से अलाइन करके रिएक्ट करते हैं और फिर नए बॉन्ड बनाते हैं, फिर एक प्रोडक्ट बना के जाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। यानी पुराने उनको बॉन्ड को तोड़ना ही है, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीसीज़ के तौर पे तो होते हैं, जब रिएक्शन हो रहा है उस वक्त रिएक्टिंग स्पीसीज़ के तौर पे होते हैं, मगर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ काउंट होते, दिखते हैं कि वो है। जैसे क्या होता, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, कैसा होता है कि भाई कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें कुछ लोगों का की वर्क होता है, आप ये काम संभालिए, ये आप काम संभालिए, ये काम संभालिए। तो कुछ लोगों को की काम दे दिया जाता है कि ये काम करिए। जैसे मान लो आजकल शादी ब्याह का दौर है, आप लोगों तो देख ही रहे हो, और शादी में जा भी रहे हो तो कितनी बात सुन में। तो कुछ लोगों को जैसे खाने पे लगा दिया, किसी को खुशी पे मैनेज करने को, अब वो एक आदमी मैनेज पे लगा हुआ, लेकिन उस आदमी के साथ वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ 2-3 लोगों को जोड़ के रखता है अपने साथ, लेकिन नाम उन 2-3 का नहीं होगा, उसी का होगा जो मैनेज कर रहा है। कितनी बात। लेकिन वो जो मैनेज कर रहा है वो अकेला भी नहीं कर सकता, वो उसका सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, पर वो मेन काम के रोल नहीं प्ले कर रहा है, वो मेन रोल नहीं कर रहा है, मगर सपोर्ट कर रहा है उसको। इसी तरह से जब केमिकल रिएक्शन होकर जब रिएक्टर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेन रिएक्शन में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, मगर उस रिएक्शन को होने के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनके प्रेजेंस से उस रिएक्शन में ईजी हो जाता है। तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन वो सब के सब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे ही रह जाते हैं। पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हैं, बाद में भी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी वैसे ही है, लेकिन उसके वजह से, उन सब की वजह से, उनके हेल्प की वजह से वो रिएक्शन को आगे बढ़ने में, प्रोडक्ट की तरफ मूव करने में आसान हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, आइंस होते हैं, जो रिएक्शन में रोल तो प्ले करते नहीं है, डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते, पर रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं उसको। कितनी बात सुन में। सो मॉलिक्यूलरिटी में क्या बताया कि कितने एटम्स, मॉलिक्यूल, यहाँ पे जैसे हमने डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, तो ये जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, कोलाइड करने का मतलब ये है कि जब तक वो एक दूसरे का बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे या टूटेगा नहीं, तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो ये हमने डेफिनेशन दे रखा, बात तो समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम मॉलिक्यूल आयंस व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ, वो भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ये भी हो रहा है। जिस तरह से हम लोग कोई फंक्शन होता है, आज के डेट में शादी ब्याह, तो एक ही टाइम में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, कोई रोटी भी खा रहा, कोई इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, लेकिन वो सारे कई लोग मिलके कर रहे हैं, वो सब काम एक साथ चल रहा है, एक साथ सभी काम चल रहे हैं, सभी अलग अलग मैनेज हो रहे हैं। ऐसे बोला कि बहुत सारे जब एटम्स मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, सभी कोलाइड करते हैं, लेकिन हाँ, वो उससे कोलाइड कर रहा है, वो उससे कोलाइड कर रहा है, क्योंकि वो उससे कोलाइड करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो वहाँ जाके कोलाइड करेगा तो वो दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस में वो एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं। कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी वो था नहीं मगर बीच में बन गया, फिर बनने के बाद रिएक्शन को आगे बढ़ा दिया और वो खुद कहीं और गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। तो क्या बताया कि मॉलिक्यूलरिटी एक केमिकल रिएक्शन में कितने एटम्स मॉलिक्यूल एक्टिवली रोल प्ले कर रहे, कितने सपोर्टिंग है उसमें, रिएक्शन में तो है पर वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, और ना वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके होने से उस रिएक्शन को सपोर्ट मिल रहा है। कितनी बात सुनी। तो ऐसे बोला क्या कि कितने इन्वॉल्व होते, तो उसी के हिसाब से आगे दे रखा है एग्जाम्पल। जो बाई मॉलिक्यूलर होता है, ट्राई मॉलिक्यूलर होता है, तो कुछ कंपाउंड का एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दे रखा, कुछ एग्जाम्पल हम लोग दिखा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी का। पहला एग्जाम्पल लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। ये अमोनियम नाइट्राइट है, ये एक मॉलिक्यूल है
और ये डिसोसिएट हो रहा है, नाइट्रोजन एंड वाटर बनाता है। ये एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, इसको हम कहते हैं यूनिमॉलिक्युलरिटी। एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन में, यूनिमॉलिक्युलरिटी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये रखा, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जब डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन अलग और आयोडीन अलग बनाता है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल दो, इसको कहते हैं बायोमोलिक्युलरिटी। और ऐसे ही यहाँ पे जो ये रिएक्शन दे रखा, कोलिजन बिटवीन 3 मॉलिक्यूल्स, ट्वाइस NO+O2, दो मॉलिक्यूल तो ये है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, ये आपस में कोलाइड करते हैं और ट्वाइस NO2 बनाते हैं, ट्राइमॉलिक्युलरिटी कहते हैं इसको। तो क्या समझ में है, यूनिमॉलिक्युलरिटी यानी एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, दो मॉलिक्यूल हो तो बाईमॉलिक्युलरिटी, 3 मॉलिक्यूल हो तो ट्राइमॉलिक्युलरिटी, 4 का भी होता है। लेकिन क्या देखा गया है कि 4 अगर मॉलिक्यूल लेते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है, जो कोलिजन होता है, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो रीड करना मुश्किल हो जाता है, उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सब एक दूसरे के रेट को स्लो करने लगते हैं। इतने ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स के, अलग अलग मॉलिक्यूल के, कि वो आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते। जैसे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो आपस में रिएक्ट तो करे पहले, तब तो प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे कि वो आपस में रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम लोग चाहें तो वैसे भी समझ सकते हैं। मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों की ज़रूरत है एक जगह पे काम पे, तो 2 लोग रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग आ जाएं तो चलो ठीक है, लेकिन 5-6 लोग हो जाएंगे तो वो लोग इतने, जगह कम और आदमी ज़्यादा है, यानी एक आदमी अगर अकेला होता तो उससे कहीं ज़्यादा काम कर लेता जितना 6 लोग आ गए। 6 लोग के आने के बाद काम भी नहीं हो पा रहा क्योंकि जगह ही नहीं है, जगह नहीं है, यहाँ से उधर से निकलने के लिए काम ही नहीं हो पा रहा है। और एक आदमी होता तो बहुत सारा काम कर लेता, जगह था, घूम के इधर, घूम के उधर, घूम के उधर कर लेता काम, जो भी काम करना था। 1 से 2 होते तो काम ज़्यादा करते, लेकिन 6-7 हो गए तो वो एक दूसरे को ही रुकावट करने लगे, उस काम को करने पे ही रुकावट आने लगा एक दूसरे को। तो क्या समझ में आया कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग में रिएक्ट करेंगे उतना वो रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा, स्लो होता चला जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वही आपस में ही वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करते हैं और फिर वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते। कितनी बात सुन में ही। तो उसके लिए क्या देखा गया कि यूनिमॉलिक्युलरिटी, बाईमॉलिक्युलरिटी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनाता है। ट्राई भी कर लेता है, ट्राईमॉलिक्युलरिटी भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रिएक्शन का दिखा रखा है, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ और देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व है और किस ऑर्डर का ये मॉलिक्युलरिटी होगा। ये मैं लिखता हूँ इसे मिटाकर। ये देखिए एक रिएक्शन दे रखा है, KClO3 एक मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल दे रखा है, FeSO4 6 मॉलिक्यूल है, H2SO4 3 मॉलिक्यूल है। टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें? 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, मगर ये जो 10 मॉलिक्यूल तो दिखा रहा है, तो इसको मॉलिक्यूलरिटी कितना होना चाहिए? 10, पर 10 नहीं है इसमें, 2 मॉलिक्यूलरिटी है इसकी। कितनी बात सुन में ही, सिर्फ 2 मॉलिक्यूलरिटी, यानी 2 ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एक्टिवली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन ये है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, 10 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो रिएक्शन बहुत ही स्लो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। कितनी बात में, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे रिएक्टिंग स्पीशीज़ में उतना वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा, इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगा ही नहीं। कितनी बात सुन में। आगे एक चीज़ दे रखा है कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर फाइनली जाके प्रोडक्ट बनाएगा। बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेज से होते हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स।
केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब हुआ, किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो द अमाउंट ऑफ reactant, the concentration of reactant which change into the product, the rate of converting the concentration of reactant into the product is called chemical kinetics। किस रेट से का कंसंट्रेशन जो ना प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है केमिकल काइनेटिक्स में। अब अगर यहाँ पे बहुत स्लो होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ही स्लो हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत जब स्लो हो जाएगा तो उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा। लेकिन क्या देखा गया है कि कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाता है तो वो अगर वो सक्सेसफुल या रिएक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करें या रिएक्शन को करा रहे हैं तो उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट प्रोसेस होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइनिंग स्टेप्स है। यानी जो सबसे स्लो प्रोसेस हो रहा है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है या रेट डिटरमाइन, जैसे केमिकल के अंदर रेट निकालते हैं ना, वही रेट डिटरमाइन करेगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो इस रेट से हो रहा है। क्या बात समझ में आई? कुछ भी नहीं समझ में आया? वेरी गुड। जैसे मान लो एक काम हो रहा है, एक फैक्ट्री है, साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। तो साइकिल के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन में उनका काम होता है। कहीं पे ट्यूब का काम है, कहीं पे रिम का काम है, कहीं पे घंटी बेल होता है, घंटी होता है, कहीं पे सीट का काम होता है। तो अलग अलग सेक्शन होता है और उस सेक्शन से जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो साइकिल के पार्ट्स असेंबल होते हैं। पहले वहाँ पे कुछ पार्ट असेंबल होगा, आगे बढ़ेगा वो अगला पार्ट असेंबल करेगा, अगला पार्ट असेंबल करेगा, अगला पार्ट असेंबल होगा और ऐसे करते करते लास्ट में जो फाइनल असेंबलिंग होती है और वो कंप्लीट होने के बाद वो साइकिल कंप्लीट हो गया, ये होता है। तो कई सारे स्टेजेस से होते हुए जाता है। अब एक मान लो एक आदमी है जो बहुत पुराना है, जब से कंपनी लगी है तब से वो काम कर रहा है और ज़माना बीत गया उसे करते हुए, तो उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, वो बूढ़ा हो गया। लेकिन चूंकि वो पुराना है इसलिए कंपनी ने उसे निकाला नहीं, उसे कहा जहाँ पे भी तुम काम कर सकते हो तुम वहाँ बैठ के कर लो। तो अब वो घंटी पे लगाने पे बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा? घंटी को खाली वो लगा के टाइट कर देगा, बस इतना उसका काम है, बाकी पूरा कंप्लीट हो रहा है। लेकिन उसका ही सबसे लास्ट काम है, चूँकि एज भी है और एफिशिएंसी भी कम है तो वो बहुत स्लो करता है। जब तक वो घंटी लगेगा नहीं वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। और वो आदमी का रेट बहुत स्लो है। अगर दिन भर में वो 10 घंटी लगाया तो दिन भर में कितने साइकिल असेंबल होंगे? 10। चाहे आप 50 नीचे 100 लगा दो, पीछे 100 असेंबल करके ला दो यहाँ तक, मगर वो आदमी दिन भर में 10 ही घंटी लगा पाता है। तो कंप्लीट साइकिल कितना होगा? 10 साइकिल कंप्लीट होकर निकलेगा, जबकि पीछे बहुत सारे हैं। तो ये जो सबसे स्लो स्टेप्स होता है या जो भी रेट जो भी मैकेनिज़्म चलता है उसमें जो सबसे स्लो स्टेप्स से मैकेनिज़्म जो चल रहा होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है या रिएक्शन होता है। तो जब भी कभी केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन करने में, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, तो जो उसमें सबसे स्लो रेट से हो रहा है वही केमिकल काइनेटिक्स का सिग्निफिकेंट फैक्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में हम तो रेट हम लोग चेक करते हैं, तो वो हमें पता चला है किस रेट से वो रिएक्शन हो रहा है, उसी रेट से केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कभी किसी रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है या सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस होता है वही रेट डिटरमाइन करता है कि हाँ किस रेट से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले? आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो क्या दे रखा है कि अभी जितना भी हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन देख रहे हैं। चाहे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, प्रोडक्ट बना रहा हो, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। और उन दोनों के तरीके से दोनों तरफ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अब तक हम लोगों ने लिखा ही है, सिर्फ लिखा मतलब dr/dt लिखा, माइनस साइन लिख दिया, रिएक्टेंट की तरफ से लिख दिया। एक प्रॉपर उसका इक्वेशन नहीं बनाया, प्रॉपर एक
इक्वेशन नहीं है, फॉर्मूला नहीं है जिससे हम लोग किसी मोमेंट पे या किसी टाइम इंटरवल के बाद कितना कंसंट्रेशन बचेगा उसका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला हो, वैसा अभी हम लोगों ने नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि बताते हैं कि जब ये कंसंट्रेशन चेंज होता है तो उसी रेट से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है। अभी बताया हम लोगों ने कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, रिएक्टिविटी में भी डिपेंड करता है कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो रिएक्टिविटी प्लस कंसंट्रेशन प्लस और पैरामीटर जैसे टेम्परेचर होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, उन सारे चीज़ों को कंसीडर करके अगर एक एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया जाए तो तब जाके हम लोग कभी भी किसी भी कंडीशन में कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक स्लो प्रोसेस में कंसंट्रेशन चेंज होता है, कंटिन्यूअस चेंज होता है। जैसे रिएक्टेंट है, पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, तो एक कंटिन्यूअस डिक्रीज होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअस इंक्रीज करते जाता है। तो जब भी कभी कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो टोटल कितना चेंज हुआ, चाहे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चाहे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, अगर हम टोटल चेंज करना चाहें इंक्लूडिंग द टाइम पैरामीटर, तो हमें एक इंटीग्रेट करके रिलेशन जनरेट करना पड़ेगा। एक ऐसा रिलेशन जनरेट करना पड़ेगा जो इंटीग्रेट करके हम लोग बनाएंगे, और उसमें टाइम भी होगा, कंसंट्रेशन भी होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन का रेट कांस्टेंट भी होगा। उन सबको मिला के एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो अगला जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का एक इंटीग्रेशन करके एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, और वो हर तरह के, जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि जीरो ऑर्डर भी जानते हैं हम लोग, अभी जीरो ऑर्डर बताया था, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर का निकालेंगे एंड फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो उससे हम लोग अभी नहीं करेंगे। लेकिन जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर का निकालते हैं। ठीक है।